नमस्कार, मैं हूं विमल मोहन। अरुणाचल प्रदेश के सुबानसिरी से लगने वाली भारत चीन सीमा पर चीन ने 100 घरों का गांव बना लिया है। इस खबर को सबसे पहले एनडीटीवी ने रिपोर्ट किया था। अब इस निर्माण का जिक्र अमेरिकी रक्षा विभाग की रिपोर्ट में आने के बाद विदेश मंत्रालय ने भी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इस पर भारत की नजर है। साथ ही विदेश मंत्रालय ने कहा कि चीन सीमावर्ती इलाकों में दशकों से अवैध निर्माण करता रहा है। भारत ने इस पर आपत्ति जताई है और कहा है कि भारत अपने भूभाग की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। This was a quick last round. Those who asked earlier. Okay, one there. You asked. Yes, please. गृह मंत्री अमित शाह यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर आज बनारस में बीजेपी के संगठनात्मक बैठक में शामिल होंगे। इस दौरान चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जाएगी और अमित शाह कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश देंगे। बैठक में उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, डॉक्टर दिनेश शर्मा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल रहेंगे। इनके अलावा सभी 98 जिलों के जिलाध्यक्ष, जिला प्रभारी, सभी 403 सीटों के प्रभारियों समेत सभी वरिष्ठ पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। अमित शाह बनारस के बाद आजमगढ़ के दौरे पर भी जाएंगे। – 2022 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी भी पूरा जोर लगा रखी है। अखिलेश यादव जगह जगह पर रैलियां कर रहे हैं। कल उनकी ऐसी ही एक रैली मुजफ्फरनगर में हुई थी। उन्होंने कहा था कि 2022 में बदलाव होगा, किसान इनकलाब करेंगे। उन्होंने इस रैली में योगी आदित्यनाथ पर भी तंज कसा और कहा कि वो पलायन की बात करते हैं और खुद पलायन करके उत्तराखंड से आए हैं। उनसे बात की हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला ने। मुजफ्फरनगर कितना सिग्निफिकेंट है? आप यहाँ पर पहुंचे हैं। 2 दिन पहले कैराना पश्चिमी उत्तर प्रदेश आए थे योगी जी, उन्होंने पलायन का मुद्दा उठाया। देखिए, सवाल अगर ये उठाया जाए मुजफ्फरनगर में, ये चौधरी साहब की धरती है, चौधरी चरण सिंह जी की कर्मभूमि और किसान बेल्ट है। ये किसान की आय दोगुनी होगी कि नहीं होगी? आज सवाल किसान की आय का है। किसान के 3 काले कानून जो दिल्ली ने पास किए पार्लियामेंट में, वो खत्म होगा कि नहीं होगा? क्योंकि बीजेपी पर कोई जवाब नहीं है डीजल और पेट्रोल क्यों महंगा हो गया। इसीलिए तमाम ये पलायन के शब्द उठ रहे हैं, पलायन का मुद्दा उठा रहे हैं। और सबसे बड़ा पलायन अगर हुआ है तो मुख्यमंत्री जी का खुद हुआ है। और मुख्यमंत्री जी का अगर पलायन ना होता उत्तर प्रदेश में तो शायद 5 साल खुशहाली के उत्तर प्रदेश के होते। ये मुख्यमंत्री जी हैं, इनका नाम नहीं था। भारतीय जनता पार्टी में बहुत बड़े नेता हैं, बड़े पैमाने पे नेताओं ने संघर्ष किया, खून पसीना बहाया, तब भारतीय जनता पार्टी बनी। उन सबको ओवरटेक करके न जाने कहां से काला चश्मा लगा के मुख्यमंत्री जी ने शपथ ले ली। प्रियंका गांधी जी से एयरपोर्ट पे आपकी मुलाकात हुई थी, बातचीत को लेकर उन्होंने सार्वजनिक बोला, क्या अब कांग्रेस और आपके बीच में दूरियां बढ़ती जाएगी? लगातार वो आपको अपनी स्पीचेस में भी टारगेट करती हैं। उन्होंने बोला आपको कि ऐसा, उन्होंने इंटरव्यू में क्लेम किया है कि आपने उनके पार्टी के कार्यों को ज्वाइन करा लिया। उस पर मुझे पता है आप नहीं बोलते हैं, आपने ये पहले कहा है कि आपकी लड़ाई बीजेपी से है, लेकिन फिर भी आप इतनी बड़ी पार्टी के नेता हैं, मुख्य विपक्षी दल हैं, आपका क्या कहना है? देखिए, जो पब्लिक प्लेस है उसमें किसी की पाबंदी नहीं है, कोई किसी से भी मिल सकता है, टकरा सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी तय हो गई है। जहां तक कायर का सवाल है, कांग्रेसी जो असली होता है वो कायर नहीं होता। असली कांग्रेसी कभी कायर नहीं होता है। और असली कांग्रेसी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कौन मुकाबला कर रहा है। आज समाजवादी पार्टी का मुकाबला बीजेपी से है, विकल्प के रूप में समाजवादी पार्टी खड़ी है। आखिरकार जो दूसरे दल हैं जो समाजवादी पार्टी से लड़ रहे हैं, वो समाजवादी पार्टी को रोकना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को रोकना चाहते हैं? कांग्रेस पार्टी या और कोई दल हैं, वो किसके साथ खड़े हैं? उत्तर प्रदेश सरकार ने डॉक्टर कफील खान को बर्खास्त कर दिया है। कफील खान गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में बाल रोग विशेषज्ञ थे। मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों के मामले में वो निलंबित चल रहे थे। योगी सरकार के बर्खास्तगी के फैसले पर डॉक्टर कफील खान बोले, अदालत द्वारा चिकित्सा लापरवाही और भ्रष्टाचार के आरोप में क्लीन चिट मिलने के बावजूद मैं बर्खास्त। मां बाप इंसाफ के लिए भटक रहे हैं, न्याय या अन्याय आप तय करें। माँ बाप आज भी इंसाफ के लिए भटक रहे हैं। जो असली कातिल हैं, इस गुनाहगार हैं, वो आज भी खुलेआम घूम रहे हैं।
गोरखपुर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर कफील खान एक बार फिर सुर्खियों में हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने ऑक्सीजन की कमी से 60 बच्चों की मौत के मामले में उन्हें बर्खास्त कर दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि मामला कोर्ट में है, लिहाजा बर्खास्तगी का ऑर्डर कोर्ट में पेश किया जाएगा। लेकिन कफील खान अब एक नई कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए अपने को तैयार कर रहे हैं। फाइट फॉर जस्टिस मस्ट गो ऑन। मुझे न्यायालय पे भरोसा है और जिस टाइम भी मुझे फॉर्मल ऑफिशियल लेटर मिल जाएगा कि आपको टर्मिनेट कर दिया गया है, उसी दिन मैं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज करूंगा। डॉक्टर कफील खान 2017 में बीआरडी मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी से 60 बच्चों की मौत के बाद सुर्खियों में आए। पहले ये बात सामने आई कि इस संकट के दौरान डॉक्टर कफील खान ने निजी तौर पर ऑक्सीजन जुटाने की काफी कोशिश की, लेकिन बीते 4 साल से डॉक्टर कफील खान पर एक के बाद एक मामले दर्ज हुए। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी के मामले में कफील खान समेत 9 लोगों पर मामला दर्ज हुआ और निलंबित हुए। 15 अप्रैल 2019 में कफील खान को जांच अधिकारी ने निर्दोष माना। 24 फरवरी 2020 को दोबारा विभागीय जांच का आदेश वापस ले लिया गया। 2019 में CAA प्रदर्शन के दौरान कफील खान पर रासुका के तहत कार्रवाई की गई। इस मामले में हाई कोर्ट से कफील खान को राहत मिली। पहले वो मीडिया में हीरो के तौर पर प्रोजेक्ट किए जाते हैं और स्थानीय अखबार ने कफील खान के ऊपर में खबर छापी कि कफील खान ने जब ऑक्सीजन की कमी से बच्चे तड़प रहे थे तो उस वक्त कफील खान ने अपने स्तर पर निजी तौर पर तमाम सारे ऑक्सीजन के सिलेंडर का बंदोबस्त किया और कई सारे बच्चों की उन्होंने जान बचाई। इस खबर के छपने के बाद में जब वहाँ पर मुख्यमंत्री का दौरा होता है तो उसके बाद में फिर सीन एकदम से उलट जाता है और डॉक्टर कफील खान समेत 8 लोगों के खिलाफ में विभागीय कार्रवाई की जाती है और उनके ऊपर में मुकदमा दर्ज किया जाता है। कफील खान जहां उत्तर प्रदेश सरकार के आंखों की किरकिरी बने हैं, वहीं विपक्षी पार्टी उनके पक्ष में खड़ी होती दिख रही हैं। गुरुवार को कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया कि कफील खान पर कार्रवाई दुर्भावनाग्रस्त है। नई दिल्ली से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। का समय आ गया है, सिर्फ 4 पर्यावरण में हो रहे तेजी से बदलाव से लड़ने में युवा पीढ़ी अहम भूमिका अदा कर सकती है। शायद इसी वजह से ग्लासगो के COP26 क्लाइमेट समिट में दुनिया भर के युवा क्लाइमेट एक्टिविस्ट बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। हमारे सहयोगी राधिका अय्यर ने कुछ ऐसे ही एक्टिविस्ट से बात कर ये जानने की कोशिश की कि वो किस तरह अहम रोल अदा कर पर्यावरण की समस्याओं से जूझने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में बहुत सारे प्रदर्शनकारी हैं जो दुनिया के विभिन्न हिस्सों से यहाँ आए हैं। मेरे साथ वो लोग हैं जो खुद को युवा कार्यकर्ता कहते हैं, ना कि प्रदर्शनकारी। मेरा आप सभी से सवाल है कि जमीनी स्तर पर वास्तविक परिवर्तन लाने में युवा कौन सी भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि हम समझ सकते हैं कि अब कार्यवाही करने का समय है और हम पहले से ही रेड अलर्ट के करीब हैं। सरकारें वो कर रही हैं जो वो कर सकती हैं, लेकिन युवा क्या कर सकते हैं? मुझे लगता है कि शुरुआत के लिए हमें जागरूकता लाने की जरूरत है कि क्या किया जा सकता है, क्योंकि युवा होने के नाते हम दुनिया भर में एक दूसरे से बेहतर तरीके से जुड़े हैं। हम लोगों की मदद कर सकते हैं। हम देश भर के स्थानों की यात्रा करके उन लोगों के साथ जुड़ सकते हैं जो इस हरित क्रांति समाधान के लिए एक साथ खड़े हुए हैं। भारत में अभी लोगों को सूखे कचरे और गीले कचरे को अलग करने की कोई आदत नहीं है। हम वह सब कर सकते हैं। हम लोगों को बता सकते हैं कि ये कैसे करना है। वीरा, आप हमें कुछ उदाहरण देकर बता सकते हैं कि आप जागरूकता कैसे फैला सकते हैं? कलाकार होने के नाते मुझे लगता है कि कला हमें रोजमर्रा के मुद्दों पर बात करने का मौका देती है और साथ ही हमें मौका देती है कि हम इन मुद्दों को केवल संरक्षित ही ना करें, बल्कि इनके प्रति जागरूक हों और हम इस बात को समझें कि हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, भले ही वे एक टॉयलेट पेपर रोल क्यों ना हो। और इसके अलावा मुझे लगता है कि रिसाइकलिंग के बाद क्या होता है, इसके बारे में सोचना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी चीजों का हम फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम इसके बारे में स्कूल से ही जानकारी देना शुरू कर दें तो 30 साल की उम्र तक एक टिकाऊ जीवन जीना आसान हो जाएगा। इसे लेकर एक तत्काल कार्यवाही की आवश्यकता है और यह सुनिश्चित करने की भी कि पर्यावरण का संतुलन बना रहे, क्योंकि मानव गतिविधियों ने स्पष्ट रूप से कई तरीकों से जलवायु को प्रभावित किया है।
समय आ गया है जब समाज समझे कि सुंदरता की खोज दरअसल कितनी कुरूप होती है। डॉक्टर सुईन बता रही हैं, हालात आज भी किस कदर चिंताजनक होते जा रहे हैं। The red flag for me is red flag माने अगर मैं किसी को देखती हूँ कि जब लोग पिक्चर्स लेके आते हैं of celebrities, of friends, which are done with Instagram filters, with airbrush makeup, and of unnatural results. Well, I see it off and on. Is when in-laws and fiancés of young girls who are getting married, get the girls in to improve certain features or complexions that, and expect her to be a certain way before they actually get married. So for me, that is a worrying situation. नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। शुरुआत कर रहे हैं भोपाल की खबर से, जहां 24 अक्टूबर को निर्माता निर्देशक प्रकाश झा और उनकी टीम पर, शूटिंग की जो टीम है उनकी, वेब सीरीज आश्रम की शूटिंग के दौरान हमला हुआ। प्रकाश झा ने यहां पर कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई, लेकिन पुलिस ने खुद कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज किया, जिसमें हमले का आरोप बजरंग दल के प्रांत संयोजक सुशील सुडेले पर लगा। हैरत की बात यह है कि सुडेले भोपाल में 2011 में हत्या के एक मामले में दोषी करार दिया जा चुका है। फिलहाल वो जमानत पर बाहर है और इस हमले के बाद भी पुलिस ने उसकी जमानत रद्द कराने को लेकर कोई पहल नहीं की। आइए देखते हैं हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। 24 अक्टूबर भोपाल में वेब सीरीज आश्रम की शूटिंग के दौरान प्रख्यात फिल्म निर्माता निर्देशक प्रकाश झा पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हमला किया, तोड़फोड़ की, उनके चेहरे पर कालिख पोत दी। उसके नेता कैमरे के सामने ताल ठोकते दिखे। अभी केवल प्रकाश झा का मुंह खाना खड़ा है, बॉबी देओल को ढूंढ रहा है। ये शख्स हैं बजरंग दल के प्रांत संयोजक सुशील सुडेले। आश्रम के सेट पर हमले के बाद पुलिस ने सुशील सुडेले सहित 6 लोगों के खिलाफ खुद से मामला दर्ज किया। उन्हें हिरासत में लिया गया, लेकिन अगले ही दिन उन्हें जमानत मिल गई। सुडेले जमानत पर रिहा है। हमसे भोपाल में विश्व हिंदू परिषद के दफ्तर में मिले, थोड़ा परेशान दिखे। पुलिस का कहना है कि उनका दोष नहीं है, क्योंकि आश्रम की टीम कथित तौर पर शिकायत दर्ज कराने की इच्छुक नहीं थी और इस वजह से उन्होंने हल्की धाराओं में सुशील सुडेले और उसके साथियों के खिलाफ, जिन्होंने सेट पर हमला किया था, मामला दर्ज किया। जिसका मतलब ये हुआ कि उन्हें कोर्ट से गिरफ्तारी के फौरन बाद, यानी अगले दिन ही जमानत मिल गई। क्यों करी थी हमारी जिंदगी बर्बाद। लेकिन सुडेले का हिंसक अतीत है। उन्हें एक हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया था, भोपाल के ट्रांसपोर्ट कारोबारी भागचंद की। 2011 की इस क्लिप में, जिसे भागचंद ने रिकॉर्ड किया था, सुडेले उनसे पैसे मांगते देखे जा सकते हैं। इस वसूली के खिलाफ वीडियो क्लिप के साथ भागचंद ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद सुडेले के साथियों ने कथित तौर पर उन पर हमला किया, जिसकी वजह से भागचंद की मौत हो गई। इस अपराध के लिए सुडेले को 14 साल के कैद की सजा हुई। 2015 में उसे जमानत मिल गई। कानून के जानकारों का कहना है कि प्रकाश झा पर हमले के फौरन बाद पुलिस को कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए था, ताकि सुशील सुडेले की जमानत, जो उन्हें मर्डर केस में मिली थी, वो रद्द हो सके। सारी बात इस मामले में हमने गृह मंत्री से सवाल पूछा तो सवाल अनसुना करने लगे। दोबारा हमने सवाल दोहराया तो बस कैमरे को देखकर चले गए। ये बजरंग दल वाले सुनील तो जमानत हत्या के मामले में बाहर हैं, तो आपको लगता नहीं धमकी देते हुए उनकी जमानत रद्द होना चाहिए? पुलिस शिवपुरी वाली घटना एक नाली के पानी को लेकर के हुई थी और उसमें पुलिस वालों को भी चोट आई और वो दुखद घटना भी हुई, बच्चे वाली बताया है। उसमें 302 का प्रकरण रजिस्टर्ड कर दिया गया है पुलिस के खिलाफ में, एएसआई के खिलाफ में 2 लोगों पर प्रकरण दर्ज किया है। कार्रवाई तत्काल प्रभाव से कर दी है। चंदला विधायक, सर ये सवाल बजरंग दल वाला चंदला विधायक। सुडेले भोपाल में नादरा बस स्टैंड के पास विश्व हिंदू परिषद के दफ्तर में ही बैठते हैं। कई बार भागचंद मर्डर केस पर सवाल करने के बावजूद
वो बात आश्रम हमले की ही करते रहे। जिस तरह का आरोप आप पर खास तौर पे लगा है कि आप तो एक मर्डर केस में कन्विक्ट हैं, जमानत पर बाहर हैं और इस तरह से जाके धमकी दे रहे हैं, इस पर आप क्या उत्तर देना? देखिए, हमने जाकर के किसी प्रकार की कोई धमकी वहाँ पर सेट पर प्रकाश झा साहब को किसी को कोई धमकी नहीं दी। हमने पहले कहा कि हमारा विरोध था, विरोध करने का तरीका भी सांकेतिक था, लेकिन जा कर के वहाँ पर ही उधर के ही उपद्रवियों द्वारा, यहाँ के भोपाल के कुछ लोकल के बाउंसर थे, क्योंकि कुछ अब दूसरे उसके समाज के भी थे, उन्होंने जाकर के सीधे हमले करने का प्रयास किया बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पे, तब जाके ये घटना हुई है। लेकिन हम मांग कर रहे हैं कि आपकी जमानत रद्द की जाए और आपको वापस जेल में रखा जाए। देखिए, मेरी जमानत हुई है, वह सत्य है, लेकिन मेरे द्वारा किसी प्रकार की कोई तोड़फोड़, किसी प्रकार की कोई हिंसा, किसी प्रकार का कोई पथराव, किसी प्रकार की कोई इस प्रकार की कोई भी घटना, कोई भी एक वीडियो फुटेज में दिखा दे कि मेरे द्वारा कोई सीधी कोई घटना, कोई कार्रवाई इस मामले में नहीं, इसको पहले मामले में जो मर्डर चार्जेस में आप कन्विक्ट हैं भागचंद जी के, उस पर लेकर खत लिखा है कि आपकी जमानत रद्द होनी चाहिए और आपको, क्योंकि आप बाहर आके इस तरह के उपद्रवी गतिविधियों में लिप्त हैं। जी। विश्व हिंदू परिषद भी शायद सुडेले की जमानत को उनकी बेगुनाही मान रहा है। अभी वो जमानत पर हैं और वो धर्म की रक्षा का काम कोई भी व्यक्ति कर सकता है, उसको स्वतंत्रता है अपने धर्म का आचरण करने के लिए और धर्म की रक्षा करने के लिए हर एक नागरिक को अधिकार है। कांग्रेस का आरोप है कि सुडेले अपने राजनीतिक रसूख की वजह से बचे हुए हैं। सुडेले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और दूसरे बीजेपी नेताओं के साथ तस्वीरों में काफी सहज भी हैं। सुशील सुडोले जहां साहब पे हमला करते हैं, मारपीट करते हैं और उसकी तरफदारी गृह मंत्री से लेकर सब करते हैं, जो कि एक मर्डर कन्विक्ट है और अभी बेल पे बाहर है। हम भागचंद के घर भी पहुंचे, जिनकी हत्या के मामले में सुडेले और उसके साथियों को सजा हुई थी। उनके 2 बच्चे बड़े हो गए हैं। पत्नी कहती है कहीं से कोई मदद नहीं मिली, अब इतनी आर्थिक ताकत नहीं बची कि केस लड़ सके। मांग होती थी 1500 रुपए रोज के। ये कौन मांगता था? सर, पुलिस वाले के लोग। वो 1500 रुपए महीने के लेते थे। हाँ, मतलब वो बोलते थे तो उन्होंने बोला कि मैं अपने घर को पालूंगा कि मैं किसको पालूंगा, तो इस चक्कर में कहते हैं पीछे से आके मार दिया था उन लोगों ने। मध्य प्रदेश सरकार इस बात से बिल्कुल इनकार कर सकती है कि वो हमलावरों का पक्ष ले रही है, लेकिन ये साफ नहीं है कि आखिर क्यों वो हत्या के एक दोषी के जमानत को रद्द करवाने के लिए कोर्ट नहीं पहुंची, जो खुले तौर पर हिंसक हमलों को अंजाम दे रहा है और लोगों को धमकी दे रहा है। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। सुप्रीम कोर्ट में 4 धाम परियोजना में सड़क की चौड़ाई बढ़ाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने एक अहम दलील दी है। केंद्र ने कहा है कि भारत चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा की ओर जाने वाली सीमा सड़कों के लिए फीडर सड़कें हैं, उन्हें 10 मीटर तक चौड़ा करने की अनुमति दी जानी चाहिए। केंद्र की ओर से दलील देते हुए अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा कि ये दुर्गम इलाके हैं जहां सेना को भारी वाहन, मशीनरी, हथियार, टैंक, सैनिक और खाद्य आपूर्ति को लाने ले जाने की आवश्यकता है। अगर सेना अपने मिसाइल लॉन्चर और मशीनरी और उत्तरी चीन की सीमा तक नहीं ले जा सकती है और भगवान ना करे अगर युद्ध छिड़ गया तो सेना इससे कैसे निपटेगी? केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से सितंबर 2020 के एक आदेश में संशोधन की मांग की है, जिसमें 4 धाम सड़कों की चौड़ाई 5.5 मीटर तक सीमित रखने का आदेश दिया गया था। कल इस मामले में केंद्र और याचिकाकर्ता ने जो दलील दी, दलील सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। अरुणाचल प्रदेश के सुबानसिरी से लगने वाली भारत चीन सीमा पर चीन ने 100 घरों का गांव बना लिया है और इस खबर को सबसे पहले एनडीटीवी ने रिपोर्ट किया था। अब इस निर्माण का जिक्र अमेरिका की जो रक्षा विभाग है उसकी रिपोर्ट में सामने आने के बाद विदेश मंत्रालय ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इस पर भारत की नजर है। साथ ही विदेश मंत्रालय ने कहा कि चीन सीमावर्ती इलाकों में दशकों से अवैध निर्माण करता रहा है। भारत ने इस पर आपत्ति जताई है और कहा है कि भारत अपने भूभाग की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। और इस वक्त खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से, जहां अलग अलग मुठभेड़ में 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया। सुरक्षा बलों से एनकाउंटर में ये आतंकी मारे गए हैं। नजीर मसूदी श्रीनगर में हमारे सहयोगी है, फोन लाइन पर जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। नजीर, क्या जानकारी मिल रही है? जी, कल शाम से 2 इनकाउंटर हुए, एक श्रीनगर में और दूसरा
कुलगाम जिले में, और कुलगाम जिले में चवलगाम के इलाके में ये इनकाउंटर हुआ जिसमें 2 मिलिटेंट मारे गए। कल शाम को 1 मिलिटेंट मारा गया और आज सवेरे दूसरा मिलिटेंट मारा गया। पुलिस के मुताबिक एक जो मिलिटेंट आज मारा गया वो हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर है और वो 2016 से वहां एक्टिव था उस इलाके में, तो उसको मारा गया, एक कामयाबी मानी जाती है पुलिस के लिए। और दूसरा इनकाउंटर जो कल श्रीनगर में हुआ उसमें भी एक मिलिटेंट मारा गया, एक मुक्तसर से मुठभेड़ में इनकाउंटर में बिमना इलाके के, श्रीनगर के बिमना इलाके में। श्रीनगर में और घाटी के दूसरे हिस्सों में बड़ी पैमाने पर ऑपरेशन सर्च फ्रिस्किंग हो रही है, खासतौर पे जब हाल ही में हमने देखे टारगेटेड अटैक्स हुए जिसमें कई एक लोग मारे गए। फोर्सेस की बड़ी कमक को यहाँ भेजा गया है जिसमें 5,500 पैरामिलिट्री फोर्स को श्रीनगर में, एडिशनल फोर्सेस को श्रीनगर में तैनात किया गया। कुल मिलाकर देखा जाए तो स्ट्रक्चर फॉरेस्ट का जो अभियान है मिलिटेंसी के खिलाफ वो तेज होता जा रहा है और कल शाम से 3 मिलिटेंट दो अलग इनकाउंटर में मारे गए। जी बहुत बहुत शुक्रिया नजीर इस पूरी जानकारी के लिए। कल शाम से अब तक 3 आतंकी ढेर कर दिए गए। जिस तरह से हम लगातार देख रहे थे कि टारगेट किलिंग बढ़ रही थी, अब सुरक्षा बल मुस्तैद है और यहां पर 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। और अब वक्त तो चला है टॉप 5 खबरें दिखाने का। आपको करना यह है कि एनडीटीवी इंडिया के यूट्यूब चैनल पर जाना है, पोल का हिस्सा बनना है और बताना है कि इन खबरों को आप चैनल पर पूरा दिन विस्तार से देखना चाहते हैं। पहली खबर, वेब सीरीज आश्रम शूटिंग टीम पर हमला कराने वाला हत्या का दोषी, वो अभी तक उसको जमानत पर बाहर चल रहा है, लेकिन पुलिस ने अपील अभी तक नहीं की है जमानत रद्द कराने की। ये भोपाल से खबर। दूसरी खबर, चारधाम परियोजना में सड़कों के चौड़ीकरण पर केंद्र की दलील, भगवान ना करे अगर युद्ध छिड़ जाए तो। तीसरी खबर, उत्तर प्रदेश से जहां 4 साल से निलंबित डॉक्टर कफील खान को बर्खास्त कर दिया गया है। चौथी खबर है, गुलाम नबी आजाद का कहना है कि हिंदुत्व की जिहादी इस्लाम से तुलना करना गलत। पांचवी और आखिरी खबर, क्रिकेट जगत से जहां मैथ्यू ने किया पाकिस्तान का सपना चकनाचूर।